हाँ, वो टाइम शो कर दे। अच्छा। नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। आज हम दोस्तों मजदूरों का जो कोड आए हैं अभी, भारत सरकार ने 44 जो श्रम कानून थे जो उनके हित में थे, जो लड़ के लिए थे, जो हड़तालें करके लिए थे, जो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से फैसला करा करके लिए थे, उन सब को बदल करके 4 संहिताओं में बदल दिया है। और उसमें मजदूरों का कोई हित नहीं है, केवल और केवल सेठों का, मालिकों का, कंपनियों का और मल्टीनेशनल्स जो आ रहे हैं उनका ही हित है। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वैसे ये कोड जो है कोविड के समय में पास करवा दिए थे। आप जानते हैं कोविड के समय तो संसद जो है बहुत छोटी थी, 3-4 घंटे कुल संसद चलती थी। तो लोकसभा में भी इस पर कोई अच्छी बहस नहीं हुई और राज्यसभा में तो बिल्कुल नहीं हुई। राज्यसभा में तो बहस हुई नहीं, ऐसे ही रखा और पास हो गया, मतलब कोई था ही नहीं वहाँ बहस करने वाला। शायद विपक्ष ने उसका जो है बहिष्कार कर दिया था। तो उन उन कानूनों को, मतलब उनको कानूनी रूप दे दिया गया जिसकी जिसके ऊपर बहस ही नहीं हुई। तो लिहाजा हमारा तो मानना ये है कि उन पे फिर से बहस होनी चाहिए, बल्कि हम ये भी कहना चाहते हैं कि उनको रद्द करना चाहिए क्योंकि वो मजदूरों के हित में नहीं है। अब आप देखिए उन्होंने क्या क्या किया है इसमें। बहुत छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, मतलब बाकी तो हमारे साथ सौरभ है और चौधरी साहब हैं, शंकर लाल जी, ये इसके ऊपर विस्तृत बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे सामूहिक सौदेबाजी का जो है अधिकार वो ख़त्म हो गया। मतलब अब कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं कर सकता है। हड़ताल लगभग ख़त्म हो गई, हड़ताल करना। सफाई, स्थायी नौकरियां ख़त्म हो गई। फिक्स फिक्स नौकरियां होगी, 4 4 साल की, 5 साल की, 3 साल की, 1 साल की, जैसी भी उनकी जो सुविधा होगी। और उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सर, स्थायी नौकरी थी तो उसमें ग्रेचुटी, पीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिलती थी। अब वो सब समाप्त हो जाएगी। अ, इसी तरह से ठेका मजदूरों की बढ़ जाएंगे, लेकिन उनका जो है शोषण और दमन बढ़ जाएगा। बेरोजगारी बढ़ेगी इससे। मजदूरों की मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। जैसे ट्रम्प ट्रम्प टर्म खत्म हुआ उसका, वो फिर बेरोजगार हो जाएगा, फिर बेरोजगार की लाइन में लगेगा, कहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। खास तौर से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि 1926 जब अंग्रेजों का राज था, तब जो बिल पास हुए थे ये यूनियन बनाने का और सामूहिक बार्गेनिंग का, उन तक को ख़त्म कर दिया है। तो आप समझिए कि किस तरह की सरकार ये हमारी हमारी सरकार, हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, लेकिन हमारे तो सरकार बिल्कुल हमारे साथ नहीं है, बल्कि मज़दूरों के साथ है ही नहीं है। तो इन सारी बातों पर आज हम विश, पूरी विशेष चर्चा करेंगे। और सौरभ नरुक्का है हमारे साथ, एक टू के राज्य सचिव। हैं F2, एक टू। F2 के राज्य सचिव हैं। और शंकरलाल जी चौधरी हैं जो CPI ML के प्रदेश सचिव हैं। और दोस्तों ये जो कानून बनाए हैं इसका बहुत पहले से विरोध हो रहा है। और जो सेंट्रल कमेटियां हैं, जो सेंट्रल लेबर ट्रेड यूनियन की जो 10 कमेटियां, 12 कमेटियां हैं वैसे तो, पर 10 इसमें से जो है इसका विरोध कर रही है। और वो लोग भी हतप्रभ हैं कि ये कैसे लागू हो गया। और 26 तारीख को इसकी बड़ी हड़ताल होने वाली है पूरे देश भर में। तो उस सारे के बारे में ये जानकारी देंगे हमारे सौरभ नरुक्का। ये स्टेट सेक्रेटरी हैं, ये तो मैंने बताया ही आपको। मज़दूरों में काम करते हैं और दिल्ली में भी रहे हैं काफ़ी टाइम तक। तो अच्छा, विशेषता ये है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये सारी चीज़ों को, इन आर्थिक फाइनेंशियल बारीकियों को भी समझते हैं। तो मैं इनसे निवेदन करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी हमारे इस YouTube मंच पर। पहली बार ही आए हैं शायद आप तो हमारे इसके ऊपर।
मैं उनको ये माइक दूं और वो आपसे चर्चा करें इसके ऊपर कि क्या क्या इसमें हो सकता। मैंने तो ऐसे ही गिना दिए कुछ चीज़ें, लेकिन सही में जो इसका क्यों कैसे प्रभाव पड़ेगा। मैंने तो कहा जैसे कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी, तो कैसे बढ़ेगी ये आप बताएंगे, है ना। तो हायर एंड फायर का रूल है जैसे, तो नौकरी से किसी को किसी भी समय निकाल सकते हैं बिना नोटिस के। तो ये एक बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए इसके लिए, ऐसा कानून बनाया है कि जो मज़दूरों के हित में तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं इनको दूँ उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों को भेजें, परिजनों को भेजें और सोशल मीडिया पर डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। तो सौरभ जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो 44 इंडस्ट्रियल कानून बने हुए थे, जिसमें मिनिमम वेज का कानून भी था, बोनस का भी था, पीएफ का भी था, और भी बहुत सारे कानून जो थे, सामूहिक बार्गेनिंग का था, यूनियन बनाने का था, ये कैसे इफेक्टेड हुए हैं इससे, और अब मजदूरों की क्या मुश्किल बढ़ने वाली है। धन्यवाद हिम्मत जी। सबसे पहले तो मैं समता संदेश को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब से चारों श्रम कोड आए हैं हम देख रहे हैं कि अखबारों में एक तरह से वन साइडेड प्रचार चल रहा है, और सरकार का एक पूरा एजेंडा कि किस तरह से ये जो चारों श्रम कोड है मजदूरों को फ़ायदा पहुँचाएंगे, उसका एक तरह से पूरा अखबार में बिना किसी ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों से बात करके या मजदूरों से समझने की कोशिश की गई कि इनका उन पर क्या असर होगा। मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाऊँगा। भारत के अंदर 1990 में जब से नवोदारवाद लागू हुआ है, तो काफ़ी अध्ययन ये बताते हैं कि औद्योगिक सरप्लस वैल्यू को यदि हम अध्ययन करें डीप में, तो लगातार पिछले 30-35 साल के अंदर मुनाफा और मजदूरी के बीच में जो बंटवारा है लागत निकालने के बाद, वो लगातार मुनाफे की तरफ बढ़ता गया है। करीब करीब 1952 के अंदर 1982 में ये लगभग आधा था, यानी कि लागत पूरी हटाने के बाद यदि उत्पादन में से लागत हटा दी जाए तो आधा मजदूरी जाती थी, आधा मुनाफा जाता था। ये अब लगातार घटते घटते हिस्सा मजदूरी का हिस्सा मात्र 12% रह गया है, और बाकी हिस्सा मुनाफे के पक्ष में जा रहा है। यानी लगातार पिछले 30-35 साल में जिस तरह की नवोदारवादी नीति चली, मजदूर वर्ग को एक तरह से हाशिए पे धकेला गया, उनको निचोड़ा गया। ये जो सारे कानून जैसे आपने चर्चा की थी, लंबे संघर्षों में, करीब करीब 100-150 साल के संघर्षों में ये मजदूरों ने पाए हैं। और 29 कानून, शुरू में बात आई थी 44 की, अभी जो नया चारों श्रम कोड आ रहा है इसमें जो बात आ रही है उसमें 29 श्रम कानूनों को हटा के 4 ये लेबर कोड लाए हैं। एक तरफ हम जब इनको समझने की कोशिश करेंगे तो इसके जो अलग अलग आयाम हैं और जो वास्तविकता के अंदर मजदूर को कैसे प्रभावित करता है, आज क्या स्थिति है और नए कानून में क्या स्थिति बनेगी, इसके बारे में, और खास करके जो सरकार का प्रचार है उससे हम मैं चाहूँगा कि हम इसको इस नज़रिए से देखें। सबसे पहले तो जो सबसे महत्वपूर्ण मजदूर के जीवन में सवाल होता है कि वो जब काम करके घर जाए तो मजदूरी कितनी लेके जाएगा। आज जो कानून की व्यवस्था है उसमें मजदूरी, अलग अलग राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी के कानून अपने यहाँ पे बनाती आई है। नए कानून के अंदर, नए श्रम कोड के अंदर ये पहली बार हुआ है। हमारी मांग थी, ट्रेड यूनियन आंदोलन की मांग थी, मजदूर वर्ग की मांग थी कि न्यूनतम मजदूरी को वास्तव में लिविंग वेज तक ले जाया जाए, यानी एक सम्मानजनक जीवन मजदूर जी सके उतनी व्यवस्था होनी चाहिए। और 1992 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से यदि आज उसका अनुपात निकाला जाए, जो सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा है 26,000 ट्रेड यूनियन आंदोलन महीने की मांग करता रहा है, लेकिन ये बढ़ के अब लगभग यदि उसकी गणित की जाती है तो अलग अलग लोगों का अलग अलग पक्ष है, लेकिन 35 से 40,000 रुपये खुद सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार बनती है। यहाँ पे फ्लोर वेज का जो आंकड़ा आ रहा है वो मात्र 178 रुपये दिन का, यानी महीने के हिसाब से निकालेंगे तो 4,500 के आसपास। यानी केंद्र को यह ताकत देके कि वो न्यूनतम मजदूरी को कैसे प्रभावित कर सके। दक्षिण के बहुत से राज्य, मान लीजिए केरला, तमिलनाडु, जहाँ पे आज भी स्टैट्यूटरी वेज है, जो न्यूनतम मजदूरी पहले से तय है, जो फ्लोर वेज है उससे करीब करीब 3 गुना है। तो एक तरह से केंद्र सरकार को यह ताकत देके संदेश देश भर में दिया जा रहा है कि अब मजदूरी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, पूंजीपति के पक्ष में मजदूरी को घटाने की तैयारी चल रही है। 1970 के आसपास भारत के अंदर ठेका व्यवस्था नियमित काम में न हो, इसके लिए कानून बना, और कम से कम यदि जब तक कि वो नियमित न भी होता
मजदूर तब तक उसको ये अधिकार था कि वो यदि अपना ट्रेड यूनियन बना के कोर्ट में जाके कंसिलेशन में जाके अपना कानूनी संघर्ष लड़के इस बात का हकदार था कि समान काम का समान वेतन होगा। यानी हिंदुस्तान जिंक हम उदाहरण ले, उदयपुर में बैठ के बात कर रहे हैं, हम देख सकते हैं कि जो बात ठेके पे भी काम करते थे उनको जो हिंदुस्तान जिंक के रोल पे यदि वही काम करने वाला व्यक्ति है उसके बराबर मजदूरी यहाँ पे ट्रेड यूनियन आंदोलन के दम पे और इस कानून को लागू करा के मिली। लेकिन नए कानून के अंदर जो व्यवस्था है उसमें ठेकेदार मात्र जो न्यूनतम मजदूरी दे दे, जो राजस्थान में एक स्नातक की भी मात्र 9,000 रुपए है, सिर्फ वो देने की कानूनी बाध्यता उस पर रही है। यानी समान काम का समान वेतन की पूरी अवधारणा को खत्म कर दिया गया है। पहले के कानून के अंदर यदि नियमित स्तर का रोजगार है, नेचर का रोजगार है, तो आपके लिए परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की प्रावधान था। अग्निवीर की तर्ज पे जैसे हमने देखा कि पहले सैनिक परमानेंट स्तर पे रिक्रूट किए जाते थे, अब 4 साल का ठेका व्यवस्था जिस तरह से सेना में लाया गया, अब ये एक बड़ी तैयारी है। 40 करोड़ से ऊपर लोगों पे, अब वो किसी भी तरह के फैक्ट्री में काम करते हो, अस्पतालों में काम करते हो, किसी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हो, जो परमानेंट और सम्मानजनक रोजगार की पूरी अवधारणा को खत्म करके फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ला दिया गया है। अब ये यहाँ पे प्रचार किया जा रहा है कि 1 साल के अंदर ग्रेचुइटी दी जाएगी। सच्चाई ये है कि जो रोजगार आपको परमानेंट रहता था, यहाँ आपको 3 साल के लिए आपसे एग्रीमेंट कर लिया, 3 साल के बाद पूंजीपति को जरूरत है तो आपको रखेगा, वरना 3 साल बाद निकाल देंगे। ऐसे 2-3 बार यदि टर्म आपके साथ कर दिया गया तो आप कहीं और रोजगार पाने की स्थिति में वैसे भी नहीं रहेंगे। एक तरह से पूरी तरह से उन पे निर्भर हो जाएंगे कि कम मजदूरी पे भी काम करना पड़े तो वो करने को आपको तैयार होना पड़ेगा। तो एक तरह से आपकी पूरा जो अधिकार था कि परमानेंट आप नियमित रोजगार पा सके, उसको खत्म करना नए श्रम कोड के अंदर लाया गया। दूसरा जो कार्यस्थल पर सुरक्षा का पहलू है, हम जानते हैं कि भारत के अंदर जितने औद्योगिक कारखानों में काम करते हुए जो मजदूरों की मौत होती है बहुत बड़े संख्या में होती है। बहुत सारे तो असंगठित क्षेत्र में उसका अध्ययन नहीं है। जरूरत यह थी कि हर कार्यस्थल पर ट्रेड यूनियन आंदोलन मांग करता रहा कि सुरक्षा रहे। आज के फैक्ट्रीज एक्ट में ये स्थिति थी कि 10 मजदूर यदि पावर का इस्तेमाल होता है तो 10 मजदूर, पावर का इस्तेमाल नहीं होता तो 20 मजदूर पे फैक्ट्री एक्ट से संबंधित जिससे सुरक्षा मिलती थी। अब उस कानून में, नए कानून में बदलाव करके अब यदि पावर का इस्तेमाल करते हैं तो 20 और पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो 40। इसके नीचे की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उन पे अब कानूनी लागू नहीं होगा। और हम जानते हैं कि आज जो व्यवस्था चल रही है, कोई भी ब्रांड, बड़ी ब्रांड छोटे छोटे स्तर पे अपने उत्पाद का उत्पादन करवाती है और उसको ब्रांडिंग करके बेचती है, यानी एक बड़े तबके को रोजगार से बाहर कर दिया गया है। रोजगार स्थल पे जो कार्यस्थल पे सुरक्षा का पहलू है उससे बाहर कर दिया गया है। पहले की व्यवस्था ये थी कि यदि 100 से ऊपर लोग काम करते हैं तो हम यदि बंद करना चाहता है मालिक, किसी कारण से उसको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, पावर नहीं मिल रही, किसी अन्य तकनीकी कारण से फैक्ट्री नहीं चला पाएगा, तो उसको राज्य सरकार से इजाजत लेनी होती थी बंद करने से पहले, लॉकआउट करने से पहले। अब इस 100 के आंकड़े को बढ़ा के 300 कर दिया गया। कार्यस्थल से जुड़ा हुआ एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, हम जानते हैं जो पुराने ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं कि पहले 24 घंटे जहाँ पे फैक्ट्रियां चलती थी या खान में काम होता था तो 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें होती थी। नए कानून के अंदर छूट दे दी गई है कि आप इस 8 घंटा कहा तो गया है, लेकिन आप 12 घंटे तक मजदूर को एक शिफ्ट में रखने के लिए आपने कानूनी, जो गैर कानूनी तरीके से जो 12 घंटे काम करने की व्यवस्था चल रही थी उसको कानूनी जामा पहना दिया गया। ठेका व्यवस्था भी गैर कानूनी तरीके से नियमित काम में जहाँ चल रही थी, पहले गैर कानूनी थी, लोग लड़के अपना अधिकार पा सकते थे कि उसको गलत ठहराया जाए। अब नए व्यवस्था के अंदर नियमित काम में भी इस परमानेंट जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लाके एक तरह से ठेका व्यवस्था को कानूनी जामा पहना दिया गया। पहले रेगुलेशन था कम से कम यदि 20 से ऊपर एक ठेकेदार के नीचे मजदूर है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेबर विभाग में लेना होता था और प्रधान रोजगार पता और वो इस नियमों का पालन कर रहे हैं इसको देखा जा सकता था। नए कानून के अंदर अब इस 20 के आंकड़े को बढ़ा के 50 कर दिया गया है। बहुत बड़ा तबका देश के अंदर निर्माण मजदूर का तबका है, तो जो बहुत लंबे संघर्ष के बाद 1995 में कानून बना और करोड़ों मजदूरों को एक साथ, करीब करीब 5 करोड़ मजदूरों को एक साथ प्रभावित करेगा। ये जो कल्याणकारी निर्माण मजदूरों के अलग अलग राज्य में योजनाएं चलती थी, अब उनका क्या असर होगा, क्योंकि नए कानून, जो ये कानून है वो नए कोड के अंदर शामिल कर लिया गया है। अभी इसमें क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं, कुल मिला के ये योजना बंद होगी। इसी तरह से बीडी और दूसरे जो सेक्टरल कई तरह के वेलफेयर बोर्ड थे उन सब की योजनाओं को बंद कर दिया गया एक ही झटके के अंदर, एक ही बार कानून में। और अब जो स्थिति है, सिर्फ जो ई श्रम कार्ड बनाए गए पिछले कुछ समय के अंदर 38 करोड़ लोगों को, कहने को वो असंगठित क्षेत्र के नाम पे है, लेकिन बहुत दुष्प्रचार व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में चल रहा है। सच्चाई ये है कि आज के टाइम पे उस पर सिर्फ हादसे में 1 लाख और आज से यदि काम करते हुए किसी की मृत्यु हो जाए तो 2 लाख का
मुआवजे के अलावा कोई और योजना और कोई प्रावधान उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये आज की सच्चाई है। इसी तरह से जो दूसरे जो पहलू है, सामाजिक सुरक्षा के पहलू हैं, जैसे हमने ओपीएस का भी एक बड़ा आंदोलन हमने देश में देखा। नई जो व्यवस्था है सामाजिक सुरक्षा के नाम पर, उसमें एक तरह से मजदूर वर्ग से ही कहा जा रहा है कि वो अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए खुद कंट्रीब्यूशन करे, जबकि पहले के कानून में यह प्रावधान था कि पेंशन आपका अधिकार था, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं था, आपका कानूनी अधिकार था, और उसकी लीगल जिम्मेदारी थी कि एक हिस्सा एम्प्लॉयर देगा, एक हिस्सा एम्प्लॉय देगा, और उससे आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन नए में असंगठित और सब तरह के मजदूरों में कॉन्ट्रीब्यूटरी अप्रोच अपना दिया, और उसको उस पैसे को भी स्टॉक मार्केट में और वहाँ डाल के एक तरह से लूट की खुली छूट दे दी गई है। मोदी जी इसको कह रहे हैं श्रमयोगी जैसे, लेकिन इसका यदि गहराई से अध्ययन किया जाए, समझा जाए उसको, और जो ये ऊपरी प्रचार जो हो रहा है, कई चीज उसमें से पहले से कानून में है। पहली बार कोई न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है ऐसा नहीं है, मिनिमम वेजेज एक्ट पहले से है। महिलाओं को जो प्रचार हो रहा है, पहले से प्रावधान है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान उनको छुट्टियों का, कई तरह के प्रचार, जबरदस्ती दुष्प्रचार के माध्यम से जो असली उसके अंदर की नियत है कि जो एक सम्मानजनक रोजगार की अवधारणा पुराने श्रम कानूनों में थी, उसको खत्म करके ठेका व्यवस्था और मजदूरों को एक तरह से बंधुआ मजदूरी की तरफ वापस धकेलने की तैयारी है, उसको एक तरह से छुपाया जा रहा है। कि तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपके चैनल की तरह और दूसरे माध्यमों से जो असली बात मजदूर वर्ग तक पहुंचाई जा सके। सौरभ जी, बाकी बातें तो आपने जो बताई वो ठीक है, लेकिन ये जो बताया ना आपने 44 नहीं 29 कानून बनाए को जो है 4 कोड में बदला है, तो ये बाकी के जो कानून थे, मतलब 29 से 44 के बीच के जो मतलब 15 कानून, उनका क्या हुआ? वो है अभी? आज तो स्टैट्यूटरी बुक्स में है, लेकिन कितने लागू हो रहे हैं वो तो पुरानी बात हम देखते ही आ रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण पक्ष मेरा जो छूट गया था कि किसी भी कानून को लागू कराने के लिए हमारा आईएलओ के साथ इंडिया ने कन्वेंशन साइन कर रखा है। इंस्पेक्टर हमने ये साइन कर रखा है, ऑलरेडी रेटिफाई कर रखा है कि हम ऐसी प्रणाली विकसित करेंगे कि जांच का स्तर इस तरह का हो कि कानून मजदूर के लिए लागू। नए वाली व्यवस्था के अंदर अब इंस्पेक्टर को कोई पावर नहीं रहेगी कि खुद से जाके जांच कर सके। तो यदि पहले से ही उसको अभी करते हो तो शायद। मालिकों को सूचना देनी है कि किस तारीख को जांच होगी, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड से पहले से कर रखा था। लेबर इंस्पेक्टर नियुक्ति नहीं करने, खाली जाना पद ही थे, नहीं, मतलब जा जाना ही ही नहीं नहीं, सकते ये बिना तो परमिशन के। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन से चल रहा था। अब उसको एक तरह से लीगल जामा पहना दिया गया कि अब आपको यदि जांच भी करनी है तो आप पहले से उनको सूचित करो, ऐसी स्थिति में क्या जांच होगी और कितने सुरक्षा के जो कार्यस्थल पे सुरक्षा है या दूसरे जो रजिस्टर रखना, जो भी प्रणाली है, कितनी लागू होगी हम समझ सकते हैं। तो ये एक तरह से जो लागू कराने की भी नियत साफ दिख रहा है कि नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ छोटी पेनल्टी लगा दो, थोड़ा लगा दो मालिक पे, और बाकी वो मनमानी करने के लिए उसको एक तरह से पूरी छूट दी गई। इसमें जो जो वर्कर्स बिल्कुल इंडिविजुअल वन है, जैसे एक एक आदमी काम करते हैं, उनके लिए तो कोई प्रावधान है ही नहीं मेरे समझ। जैसे गिग वर्कर्स हैं, हालांकि उनका तो ग्रुप होता है बहुत सारा, लेकिन उनके लिए भी शायद इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। गिग वर्कर का राजस्थान में ही पहले कानून बना था, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जो पहले भी जो सेक्टर्स के लेवल पे जो कल्याणकारी हाँ, नहीं बोर्ड था के वो। प्रावधान अलग अलग जगह पे लागू हैं, वो उसकी स्थिति क्या है हम जान ही रहे हैं। गिग वर्कर का नाम लेके जरूर बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि उसमें भी, लेकिन कितना वास्तविकता के अंदर उससे उनको कितनी योजनाएं मिलेगी, ये तो क्योंकि रूल्स अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं, तो देखना होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मजदूर वर्ग को जो संगठित करने का अधिकार है, जो आपने शुरू में कह दिया था, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा प्रकार, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ट्रेड यूनियन को हम मांग करते हैं कि 45 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन दिया जाए। आईएलओ के अंदर पहले से इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है, पहले से ही देख रहे हैं ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रेशन को रोका जा रहा है। अब नए कानून के तहत इस नाम पर कि ट्रेड यूनियन के अंदर की प्रक्रिया में यदि चुनाव नहीं हुआ है, कोई रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, तो अब ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को खारिज करने का पहले कभी कोई प्रावधान नहीं था, अब नए कानून के अंदर दे दिया गया है। बाहरी व्यक्ति ना होके, सेंट्रल ट्रेड यूनियन का जो ज़्यादा जानकार लोग हैं, मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, वो यदि ट्रेड यूनियन में पदाधिकारी होते हैं तो मजदूर के आंदोलन को ताकत मिलती है। बाहरी के नाम पे उन्हें बाहर रखा जा रहा है, और अलग अलग तरीके के प्रावधान से एक महत्वपूर्ण बात जो ट्रेड यूनियन के साथ जुड़ी हुई है कि मजदूर का सबसे आखिरी हथियार जो होता है वो होता है हड़ताल। हड़ताल। पहले के प्रावधान ये था कि यदि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है तब तो जरूर 14 दिन के नोटिस की बात थी, लेकिन दूसरी जगह जहाँ पे कहीं अचानक हादसा हो गया, मैनेजर ने किसी के साथ बदतमीजी कर दी, अब मजदूरी का मान लो किसी दिन भुगतान नहीं हुआ, तो मजदूर वर्ग हड़ताल पे चला जाता था और अपनी लड़ाई के बल पे अपना अधिकार लेता था। अब नए कानून के अंदर बिना नोटिस किसी भी तरह की फैक्ट्री शॉप में यदि हड़ताल की जाती है तो उसको गैर कानूनी देने का अधिकार मिल गया, और गैर कानूनी के देने घोषित करने के बाद क्या होगा हम अच्छे से समझते हैं कि वो पुलिस का दमन का एक तरह से बहाना
ढूंढ दिया गया और जो ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी उसमें शामिल हैं उन पर भी कानूनी कार्रवाई के लिए रास्ता खोल दिया गया। तो ट्रेड यूनियन के अधिकार पे, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लोकतांत्रिक अधिकार पे भी ये हमला, यानी मजदूरी से लेके कार्यस्थल पे सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी जो संघर्ष से लागू होता है उसको एक तरह से खत्म करने की तैयारी है। और जो इंस्पेक्टर जो पहले जांच करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रक्रिया थी, उसको भी नए कानून के तहत खत्म करने की तैयारी है। चलिए मैं दूसरी बार और सोचते हैं कुछ आपसे बात करेंगे। सर ये चौधरी साहब आप बताएं कि ये जो कानून आए हैं इनका पॉलिटिकली क्या वो है और आप कैसे देखते हैं इन सबको? देखिए, हम जो लेफ्ट में हैं, समाजवादी हैं, वो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी किसी राज्य की समझते हैं, वो तो इस बात को ठीक से जानते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रजातंत्र है वो एक तरीके से फॉर्मेट में वो प्रजातंत्र है, क्योंकि वोट की उसमें कंसेप्ट है, बराबरी की बात है, चाहे पूंजीपति हो चाहे मजदूर हो, एक वोट है। लेकिन असलियत में उसकी अंतर वस्तु ये है कि वो सरकारें उसके नियंत्रण में रहती हैं, और एक तरीके से जो निकल के आता है वो ये है कि जो पूंजीपति वर्ग है उसकी तानाशाही का एक फॉर्मेट है जिसको प्रजातंत्र का नाम दे रखा है। और इसलिए आप देखेंगे कि दुनिया के पैमाने पर जो दो ब्लॉक चल रहे थे, अर्थव्यवस्था के और समाज व्यवस्था के जो दो पैटर्न थे, एक समाजवादी पैटर्न, साम्यवादी पैटर्न, और दूसरा पूंजीवादी पैटर्न। तो पूंजीवादी पैटर्न जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, जब 90 के उसमें समाप्त हो गया सोवियत रूस के अवसान के बाद में, उसके बाद में आप देखेंगे एकदम से पूरी दुनिया में श्रम सुधारों के नाम से, इकोनॉमी की खोलने के नाम पे, जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी है, जो साम्राज्यवादी पूंजी है, उन्होंने संस्थाओं के माध्यम से, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से तरह तरह का दबाव लाना शुरू किया। तो बात वहां से शुरू हुई थी। लेकिन चूंकि वोट का भी मामला है और वोट की बराबरी है और अधिसंख्यक जो है उसमें मजदूर और किसान और सामान्य कामगार जनता है, इसलिए सीधे सीधे वो हमला नहीं हो सकता था। तो इन्होंने धीरे धीरे बजट में आपको कितना डेफिसिट आप रख पाएंगे वहां से शुरू किया, जीरो बेस बजटिंग से शुरू किया, आप कल्याणकारी योजनाएं पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे, यहां से शुरू किया। और फिर एक अभियान ये चलाया गया कि दुनिया के पैमाने पे विकास अविकसित देशों का इसलिए नहीं हो रहा है कि वहां श्रम कानून लचीले नहीं है। यहां से उन्होंने ये बात शुरू की, तो श्रम कानून लचीले बनाओ आपके यहां तो हम पूंजी लाएंगे, तब तो हम आपको तकनीकी देंगे, वरना आप तकनीकी रूप से पिछड़े रहेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था पिछड़ी रहेगी। तो ये जो श्रम कानूनों में लचीलापन जो है, वो इस दौर के पहले भी शुरू हो गई थी, नरसिम्हा राव के टाइम से हमारे यहाँ पे। लेकिन उसको खुली छूट कि श्रमिकों को एक तरीके से पूंजी के गुलामी में धकेल दिया जाए, इतनी छूट वहां नहीं थी। और मैं समझता हूं, बल्कि ज्यादातर लोग समझते होंगे, हमारे यहाँ ये जो बीजेपी नाम की जो पार्टी है, जो एक तरीके से पूंजी की ही पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, इसने तो बेशर्मी से एक तरीके से ये खुली छूट दे दी है पूंजी को कि वो चाहे जो कर सकते हैं। तो राजनीतिक रूप से इसीलिए मैं समझता हूं कि जब बड़े पैमाने पे, हालांकि नरसिम्हा राव की मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार, जो संयुक्त सरकार पहले थी, वो सब भी पूंजीवादी नीतियां चला रही थी, लेकिन फिर भी उनके बीच में एक झिझक थी श्रम कानूनों में इतनी बड़ी छूट दे देने की शोषण अंतहीन हो जाए। और दूसरा, जो भूमि का जो लैंड एक्विजिशन है वो इतना आसान हो जाए कि चाहे जब चाहे जहां जमीन ले ली जाए किसानों से। तो ये उस चलती हुई अर्थव्यवस्था जो पूंजीवाद को चरम परिणति की तरफ ले जा रही थी, उसमें ये बड़े अवरोध थे दो। और इसलिए आते ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे पहला किसानों पे हमला किया, जिसको लड़के किसानों ने बड़ी शहादत देके 13 महीने सरकार को घेराव करके एक तरीके से दिल्ली को घेर के बैठे रहे, तब जाके उनको वापस लेना पड़ा। और अब दोबारा पहले लैंड एक्विजिशन का बिल आया था। हाँ, यस यस, यही तो मैं कह रहा हूँ, लैंड एक्विजिशन बिल भी उनको दबाव में वापस लेना पड़ा था। लेकिन फिर खेती के व्यवसाय पे, कृषि व्यवसाय पे नियंत्रण के लिए उन्होंने ये शुरू किया। अब दूसरा एक बड़ा जो हिस्सा अर्थव्यवस्था का रह जाता है, वो होता है कारखाने वाला और श्रम का। तो श्रम वाला जो हिस्सा है, उसमें किस तरह से इसको आसान बना दिया जाए,
और विदेश में जा जाके हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आप पूंजी हमारे यहाँ लाओ, मैं आपको सस्ता मजदूर उपलब्ध कराऊंगा। तो इस सरकार को एक टारगेट ही पूंजीपति वर्ग ने ये दिया था कि हमारे लिए आप जहां 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 हम चाहें, जब फैक्ट्री लगाना चाहें, जिस फैक्ट्री को लगाना चाहें वो करिए। जो जो आम जन के संसाधन हैं, जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं, उनकी खुली छूट दे दीजिए, जो हो ही रहा है। और दूसरा, ये जो श्रमिक वर्ग है, जिसके ये जो सोशल सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो कानून, इकोनॉमिक सेफ्टी के जो कानून बने हुए हैं, ये अड़चन है हमारे लिए। और इसलिए कोरोना के दौर में एक तरीके से ये संहिताओं के नाम पे इन सारे सेफ्टी नेटवर्क को करके उन्होंने समेट दिया 4 श्रम संहिताओं में। और जिसका मैं अगर संक्षेप में कहूँ, सौरभ जी ने अभी खुलासा उसका कर दिया किस तरह से मुश्किलात उनके लिए, श्रमिक वर्ग के लिए पैदा होगी। लेकिन उसका कुल मिला के लोबोलबाब ये है कि मजदूर वर्ग है वो एक तरह से पूंजीपतियों के गुलाम के, ये उनके गुलामी के दस्तावेज हो गए एक तरीके से। तो ये पूंजीपतियों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार एक तरीके से ऐसा उन्होंने एक क्षेत्र क्रिएट कर दिया है कि जहां देसी विदेशी पूंजी आके मजदूरों का बेइंतहा शोषण करके और अपना काम करे और पूंजी कमाए, और उसका इनाम उन्होंने जामा पहना दिया है कि वो चाहे व्यक्ति को उसमें कुछ मिले या नहीं, लेकिन वो विकसित भारत होगा। और उसका टारगेट भी उन्होंने सेट कर दिया है। आप देखेंगे कि वहाँ टारगेट सेट के काम कर रहे हैं। संसाधनों के लूट के लिए कहा कि वह छत्तीसगढ़ जैसे, झारखंड जैसे राज्यों में जहाँ मिनरल संसाधन ज़्यादा है और उनको वहाँ जो आदिवासियों की रेजिस्टेंस है, नक्सलवाद के नाम पे उन पे गोलियां चलाई जा रही हैं, मतलब ठंडी हत्याएं उनकी की जा रही हैं। तो ये सारा एक तरीके से अब हमारे देश का जो प्रजातंत्र है वो पूरी तरह से पूंजीपतियों का एक तरह से तानाशाही में परिवर्तित हो गया है। और इसीलिए वो किसी तरह का विरोध, जो कोई गरीब आदमी के पक्ष में, मजदूर के पक्ष में, किसान के पक्ष में खड़ा होगा, उसको देशद्रोही करार देते हैं, उसको जेलों में ठूस देते हैं। और एक तरीके से फांसीवाद हमारे देश में सही मायने में फांसीवाद ला दिया गया है, जो कि संकटग्रस्त पूंजीवाद के को एक बचाव के रूप में मुनाफे को लगातार उनका बढ़ाता रहे, श्रमिकों की, श्रमजन की कॉस्ट पे और किसानों की कॉस्ट पे, और उनको संसाधन लुटाने की कॉस्ट पे। तो ये स्थिति हमारे देश में पैदा हो गई है। और इसलिए अब एक बड़ा, पहले हमको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना पड़ा जब वो साम्राज्यवादी ताकत बाहर से थी, लेकिन आज जो ये आंतरिक शोषण है, इसके खिलाफ मुझे लगता है फिर से एक बड़ा विरोध इस पूरे हिंदुस्तान में खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें श्रमिकों और किसानों को इकट्ठा होकर इस ताकत से लड़ना पड़ेगा और इस फांसीवादी ताकत को शिकस्त देनी पड़ेगी, तभी कोई बचाव हो सकेगा। धन्यवाद। सर, मेरा मानना तो ये है कि अभी भी हम जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं उन्हीं के गुलाम बनते जा रहे हैं। और ये तो दलाल हैं, खाली हमारी सरकारें जो है वो तो उनकी दलाली का ही काम कर रही है, क्योंकि जो संसाधन हैं वो तो वही लूट के ले जा रहे हैं। जहाँ मर्जी लगा देंगे, वहाँ से लूट के ले जाएंगे, पैसा भी लूट के ले जाएंगे। और यहाँ के जो आप कह ही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आह्वान कर रहे हैं कि भाई हम सस्ता मजदूर देंगे, मतलब मजदूरों का शोषण तो होगा ही होगा। मैं सौरभ जी ये पूछना चाह रहा था कि आपके ये जो एग्रीकल्चर वर्कर है, इसके बारे में इसमें कुछ है? जहाँ तक मेरी जानकारी, एग्रीकल्चर वर्कर्स के बारे में इसमें कोई कुछ भी नहीं है। तो उनको तो एक तरह से छोड़ दिया है, मतलब तो खैर चलो, जो भी है। अब एक प्रश्न और था कि 26 तारीख की आपकी क्या तैयारी है? उसमें एक चीज बोलूं, बेसिकली जो फ्लोर वेज का कंसेप्ट है, जो न्यूनतम मजदूरी हमारे देश में पहले से चल रही थी, वो भले ही प्रावधान नहीं है, लेकिन वहां से ये तो ग्रहण कर ही लिया जाएगा कि मजदूरी कितनी देनी है। क्योंकि जो बेस रेट होगा मजदूरी का, वो तो जो आम इंडस्ट्रियल सेक्टर में और दूसरे व्यावसायिक सेक्टर में जो रेट होगी उसके इर्द गिर्द ही होगी। तो पहले से ही कृषि क्षेत्र में जो कम मजदूरी है और बढ़ाने की मांग थी, वो मुझे लगता है उनको भी प्रभावित करेगी। क्योंकि न्यूनतम मजदूरी का जो दंडनीय अपराध था वो तो समाप्त कर दिया। अब वो क्रिमिनलिटी तो उसकी हटा दी है। तो कृषि में लेबर पे भी भले लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसको निश्चित रूप से उसका भी शोषण उसमें भयानक होगा। मैं ये पूछ रहा था कि 26 तारीख को जो हड़ताल हो रही है, उसकी क्या तैयारी है आप लोगों की? 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रमिक संगठनों का जो संयुक्त मोर्चा है,
उसकी तरफ से अभी विरोध प्रदर्शन की कॉल है। जैसे हम जानते हैं कि 26 नवंबर क्योंकि संविधान दिवस भी है और 2021 में जो किसानों का आंदोलन ऐतिहासिक शुरू हुआ, एक तरह से मजदूर आंदोलन को, ट्रेड यूनियन आंदोलन को भी वहाँ से प्रेरणा लेनी होगी कि किस तरह से किसानों ने 13 महीने लड़ के कानून को वापस कराया। तो वो आह्वान है ही सही, और उस दिन मजबूती से चारों श्रम कोड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आगे जैसे संघर्ष की रूपरेखा बनती है, तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से किसानों ने बिल को वापस कराया, ट्रेड यूनियन आंदोलन, मजदूर आंदोलन भी लड़के इसको वापस कराएगा। और किसी भी देश की इकोनॉमी जो है वो बिना मजदूरों के कैसे होगी, मतलब ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मजदूर तो इसमें बहुत ही पिस जाएगा, पूरा शोषण होगा, पिस जाएगा। खैर चलो, जो भी है अभी देखते हैं क्या होता है, कितना इसका विरोध होता है और किस तरह से सरकार झुकती है इसके ऊपर। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आशा है आपको ये बातचीत हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, और अपने मित्रों को, परिजनों को भी भेजें, और उनसे ये निवेदन भी करें कि महावीर समता संदेश को कि ये जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें बहुत गंभीर विषय पर ही बात होती है। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो पर आपको कोई कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। हम कोशिश करेंगे 1-2 दिन में इस विषय पर और बड़ी बातचीत करने की। जब तक के लिए धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पर।